Do 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़िया है, ज़ियाउल हादी है और मैं सीए फाइनलिस्ट हूँ और ज़ेड कंसल्टेंट में डायरेक्टर टैक्स एज़ अ डायरेक्टर टैक्स हूँ। अच्छा, आज मैं आप लोग को जो है वो कुछ टैक्स अवेयरनेस के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। कुछ टैक्स अवेयरनेस देना चाहूँगा टैक्स के बारे में कि हमें रिटर्न फाइल करना कितना ज़रूरी है और कितना एसेंशियल है। अब इसके लिए मैंने कुछ प्रेजेंटेशंस तैयार की हैं जो आपके लिए जो है वो एसेंशियल रोल या माइंड डेवलपिंग या जो है वो आप लोग को ग्रूमिंग कर सकता है कि आप लोग जो है वो मोटिवेट हो टैक्स फाइलिंग की तरफ। ठीक है। सबसे पहले ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि टैक्स होता क्या है। अच्छा, टैक्स ये है कि ये एक मैंडेटरी पेमेंट है। खासतौर पर पाकिस्तान में तो मैंडेटरी पेमेंट ही है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है एक थ्रेशोल्ड है। अगर आप थ्रेशोल्ड से आपकी सैलरी एक्सीड करती है तो देन आपके ऊपर लायबल होता है कि आप रिटर्न फाइल करें। ठीक है। तो अब ये है कि अब टैक्स है क्या। देखिए, टैक्स इज अ मैंडेटरी पेमेंट। अच्छा, ये क्या होता है, गवर्नमेंट की तरफ से जो है आपसे कलेक्शन ली जाती है। ठीक है। और जो कि आपकी उल्टा खिदमत में खिदमत की जाती है उससे, या फिर आपके ऊपर ही लगाया जाता है। सही है। ये पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन और मुल्कों में ऐसा होता है, जो कि टैक्स की डेफिनेशन यही कहती है। ठीक है। इसके आगे जो है, पाकिस्तान का जो टैक्स सिस्टम है वो गवर्न कर रहा होता है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एफईआर जिसे कहते हैं हम। एफईआर आपने नाम सुना ही होगा एफईआर का। वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है जो पाकिस्तान के रूल्स रेगुलेशंस ऑर्डिनेंस वगैरह जो भी हैं वो इसको गवर्न करवाती है, या जो भी सर्कुलर्स वगैरह एसआरओस वगैरह है वो एफबीआर गवर्न करवाती है। ठीक है। देन उसके आगे ये है, अब किन किन को ज़रूरी होता है कि रिटर्न फाइल करें। एक तो ये है कि अगर आप सैलरीड पर्सन हैं। सही है। आप अगर सैलरीड पर्सन हैं तो आप लायबल हैं कि वो जो है आप रिटर्न फाइल करें। लेकिन अगर आपकी सैलरी एक थ्रेशोल्ड लिमिट है तो हम आगे जाके देखेंगे कि वो थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है। इसके आगे अगर उस थ्रेशोल्ड से एक्सीड करती है आपकी सैलरी या सैलरी आगे जाती है तो आपको जो है वो रिटर्न फाइल करना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है। एक तो आप बिजनेस इंडिविजुअल हैं। सेकंड ये है कि आप अगर बिजनेस इंडिविजुअल हैं तो उसमें भी जो है आप उसमें उसमें भी एक थ्रेशोल्ड है कि अगर आपका जो थ्रेशोल्ड 4 लाख, आपके जो बिजनेस का टर्नओवर है एनुअली 4 लाख से ऊपर जाता है तो आप पे भी लायबल होता है कि आप रिटर्न फाइल करें। अच्छा, सैलरी में थ्रेशोल्ड क्या है। सैलरी में थ्रेशोल्ड ये है कि अगर आपकी सैलरी 6 लाख से ऊपर होती है एनुअली तो देन आप पर लायबल होते हैं कि आप रिटर्न फाइल करें। इसी तरह फ्रीलांसर्स, जितने भी फ्रीलांसर्स हो रहे हैं वो भी लायबल होते हैं कि वो रिटर्न फाइल करें। अच्छा, फ्रीलांसिंग में ऐसा कोई थ्रेशोल्ड नहीं है। ठीक है। फ्रीलांसिंग में आप जैसी फ्रीलांसिंग है आपकी बाहर से पेमेंट आती है तो देन उसके बाद जो है आपको आप लायबल होते हैं कि आप अपना रिटर्न फाइल करें। इसी तरह रेंटल इनकम अगर आपके पास आती है तो आप उसमें भी रिटर्न फाइल करेंगे। डिविडेंड्स, सही है। और कैपिटल गेन। कैपिटल गेन क्या चीज़ होती है। कैपिटल गेन बहुत सारी चीज़ होती है। अगर आपकी प्रॉपर्टी में आपको गेन हो रहा है, या आप कोई चीज़ मूवेबल एसेट आप सोल आउट करते हैं, मतलब गाड़ी वगैरह सोल आउट करते हैं, तो उसके ऊपर भी अगर इनकम होती है तो उसके ऊपर भी आपको लायबल होते हैं कि आप जो है वो रिटर्न फाइल करें। अच्छा, अब ये है कि मैंने आपको जैसे कि बताया है कि थ्रेशोल्ड जो है एक थ्रेशोल्ड है कि किन किन लोगों को रिटर्न फाइल करना जरूरी है, तो वो तो मैंने बता दिया। लेकिन एक थ्रेशोल्ड की लिमिट होती है कि थ्रेशोल्ड की लिमिट्स होती हैं कि वो किन किन लोगों को जो है रिटर्न फाइल करना है, वो हम आगे पढ़ते हैं। किन किन लोगों को जरूरी होता है। एक तो जितनी भी कंपनीज हैं उनको रिटर्न फाइल करना ही करना है। ठीक है। जितनी भी कंपनीज हैं, प्राइवेट लिमिटेड हैं, उनको रिटर्न फाइल करना है। अच्छा, बिजनेस इंडिविजुअल है, उसका थ्रेशोल्ड क्या है। अगर आपकी एनुअल टर्नओवर जो है वो, या एनुअल प्रॉफिट जो है वो 4 लाख से ऊपर आता है तो आपको जो है वो रिटर्न फाइल करना है। इस तरह सैलरी इंडिविजुअल हो गया, वो 6 लाख से ऊपर है
इसी तरह अगर जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी फाइल करना है। ठीक है, वेलफेयर इंस्टीट्यूशन जितने भी एनजीओ वगैरह हैं उनको भी रिटर्न फाइल करना है। और जिसने जिसने एनटीएन नंबर लिया हुआ है, जो आईआरएस आईआरएस एक सॉफ्टवेयर है एफबीआर वालों का, तो अगर वो उसमें आप रजिस्टर्ड हैं या आपने एनटीएन लिया हुआ है तो आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। ठीक है, बेशक आप नील का फाइल करें लेकिन आपको रिटर्न फाइल करना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये है कि आप पर्सन होस्ट टैक्सेबल इनकम 3 लाख। अच्छा, ये अलग चीज़ है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर आपका कमर्शियल या इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो फिर उस पर भी आपको रिटर्न फाइल करना होगा। उसके बाद अगर आपके पास 1000 सीसी से अगर आपने गाड़ी रखी हुई है, उसकी इंजन कैपेसिटी 1000 सीसी से ऊपर है, तो उस पर भी आपको रिटर्न फाइल करना है। ठीक है, देन उसके बाद जो है अगर आप किसी भी जितने भी इदारे होते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गया या कराची कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गया, अगर आप उसमें रजिस्टर्ड हैं, या कोई भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट होता है जैसे कि आई कैप हो गया, आईसीएमए हो गया, या फिर जैसे भी लॉयर्स वगैरह होते हैं, वो भी अगर किसी भी अपने बोर्ड से रजिस्टर्ड हैं तो उनको भी जो है वो रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है। अच्छा, अगर आपके पास अगर आप प्रॉपर्टी ओन करते हैं और उसकी कैपेसिटी जो है वो 250 स्क्वायर यार्ड है, तो देन उसके उनके ऊपर भी लायबिल है कि वो रिटर्न फाइल करें। इसी तरह अगर आप फ्लैट में रहते हैं और उसका जो एरिया है वो 2000 स्क्वायर फीट है, तो उसको भी रिटर्न फाइल करना है। मतलब माफी किसी भी तरह से नहीं है, रिटर्न फाइल सबको करना है। इन्होंने जो लिस्ट दी है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, वो सारे पॉइंट्स लिखने हैं, इसके अलावा कोई पॉइंट्स बचते ही नहीं है कि आप रिटर्न फाइल करने के ना करने के कोई चांसेस हो। हाँ, ये है कि अगर आपकी सैलरी 6 लाख से अंदर अंदर है या बिजनेस इंडिविजुअल उसका टर्नओवर 4 लाख से अंदर अंदर है, तो वो उनकी उनकी छूट है। लेकिन अगर वो फिर भी 250 स्क्वायर यार्ड पे रहता है तो फिर भी रिटर्न फाइल करना जरूरी होगा, उसके ऊपर लेवल है। अच्छा, अब ये है कि ये चीज़ें तो मैंने बता दी कि रिटर्न फाइल किन किन लोगों को करना जरूरी होता है। अच्छा, अब आगे जो है बेनिफिट्स क्या है, मतलब अगर मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, सही है, ठीक है, मैं रिटर्न फाइल करता हूँ सर, तो आगे तो सवाल यही होगा कि मेरा बेनिफिट्स क्या है, मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है कि मैं रिटर्न फाइल करूँ। और फिर आगे जो है असल में हमारे अंदर क्या है कि हमारे अंदर पाकिस्तान में खासतौर पर लोगों के अंदर एक लोगों ने एक माइंड सेट बनाया हुआ है कि अगर रिटर्न फाइल करना है तो रिटर्न फाइल करने से नोटिस आना शुरू हो जाते हैं, और जो है वो कमिश्नर जो है वो अंडर टेबल अमाउंट लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखें, एक तरीका है, अगर आप उस तरीके तय चलेंगे, रिटर्न फाइल करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो नोटिस आए। और अच्छा, खास अगर सैलरीड क्लास की बात करूँ तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में सैलरीड क्लास को ऑडिट एग्जम्पशन है। सैलरीड क्लास को जो ऑडिट है वो नहीं होता है। हाँ, अगर सैलरीड क्लास और साथ में बिजनेस इनकम भी है तो वो उनको ऑडिट हो सकता है, लेकिन जो सिर्फ सैलरीड क्लास है उनको ऑडिट नहीं हो सकता। ऐसा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में है, जिनका नहीं होता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर बिजनेस इंडिविजुअल भी अगर वो रिटर्न फाइल करते हैं, और अगर मतलब अगर जो डिक्लेरेशन कर रहे हैं उसके पीछे प्रूफ है, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो बार बार आपको परेशान करें, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर नोटिस आता है, अगर आप उनके नोटिस आने पर जो है उनको एविडेंस या डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देते हैं, देन उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो आगे आपको परेशान करें। अच्छा, बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स ये है कि देखें, एक तो ये है कि दो कैटेगरी है, तो एक्टिव टैक्स पेयर, एक्टिव और नॉन एक्टिव। नॉन एक्टिव किसे कहते हैं? नॉन एक्टिव ये कहते हैं कि अगर आपने साल के एंड में 30 सितंबर पर या रिटर्न फाइल आपने नहीं की है, तो उस पर क्या है कि वो नॉन एक्टिव हो जाता है। सही है, वो उसको कहते हैं नॉन एक्टिव। और अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं, ठीक है, अच्छा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि आप विद इन 30 सितंबर आपको फाइल करना है या 30 सितंबर के बाद फाइल करना है। लेकिन अगर विद इन आप 30 सितंबर फाइल करते हैं या 30 सितंबर फाइल, लेकिन आपको फाइल करना है रिटर्न, ठीक है, अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं वो आप एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में आ जाएंगे, और अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो वो नॉन एक्टिव में चला जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब क्या है कि अब जो
सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि नॉन एक्टिव नॉन एक्टिव में नॉन एक्टिव में जो है वो क्या इश्यूज होते हैं और एक्टिव में क्या इश्यूज होते हैं। लेकिन नॉन एक्टिव जो होता है वो कैश विड्रॉल पे है। जैसे यहाँ पर 25,000 लिखा हुआ है, वैसे 50,000 है। अगर वो 50,000 से अमाउंट ज़्यादा निकालता है बैंक से तो उसके ऊपर 0.6% चार्ज होगा। ठीक है। और अगर वो एक्टिव एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में है या एक्टिव है या रिटर्न फाइल करता है तो उसके ऊपर ऐसी कोई लायबिलिटी नहीं होगी या फिर कोई टैक्स रिडक्शन नहीं होगा। ठीक है। इसी तरह बैंकिंग प्रॉफिट है। अगर बैंकिंग प्रॉफिट है वो 5 लाख से एक्सीड करती है, ठीक है, तो उसके ऊपर भी जो है वो अ, जो है वो टैक्स रिडक्शन होगी। मतलब अगर वो नॉन फाइलर है तो उसके ऊपर 20% जो है वो टैक्स डिडक्ट होगा। इसी तरह प्राइस बॉन्ड है, प्राइस बॉन्ड पे भी जो है वो एडिशनल टैक्स डबल टैक्स लगेगा 30% का। इस तरह कमीशन इनकम हो गई। सही है। अच्छा, आप सबसे मेन पॉइंट क्या है कि अगर आप गाड़ी खरीदने जाते हैं और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो नॉन फाइलर पे क्या है कि अगर इंजन की अलग अलग कैपेसिटी है, अगर जिस तरह की इंजन कैपेसिटी होगी उस लिहाज से उसके ऊपर डबल टैक्स लगेगा। ठीक है। आगे जो सेकंड स्लाइड है तो उसमें मेंशन होगा कि इंजन कैपेसिटी पर एक्टिव पर टैक्स पेयर को कितना लगेगा और नॉन एक्टिव पर कितना लगेगा। अच्छा देखिए, इसके बाद देन अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करने में जो है वो उसके ऊपर भी टैक्स जो है वो 236 के जो है वो एक प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उस पर 236 के लगता है, और अगर आप सेल करते हैं तो 236 सी लगता है। अगर आप परचेज करते हो और फाइलर है तो उसके ऊपर 2% है, और अगर आप नॉन फाइलर है तो 10.5% लगता है। मतलब नॉन फाइलर पर 10.5 है और फाइलर पर जो है 0.5 पर 2%। इस तरह से प्रॉपर्टी सेल आउट कर रहे होते हैं तो उस पर भी इस तरह है कि जो फाइलर होगा उस पर कम है और जो नॉन फाइलर है उस पर ज़्यादा है। नॉन फाइलर पे एक इशू ये भी है कि अगर आप नॉन फाइलर होते हैं तो आपका जो एटीएल होता है, एटीएल एक लिस्ट होती है पूरे साल की एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। अगर आप फाइल करते हैं तो उसमें आपका जो है वो उस लिस्ट में आपका नाम आ जाता है। तो सबसे पहले आप उस लिस्ट से जो है वो निकल जाते हैं। जब आप नॉन एटीएल से नाम आपका हटता है तो फिर उसके बाद आप नॉन फाइलर कहलाते हो। नॉन फाइलर को जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि आपके रेट जो है वो डबल लग जाते हैं। जब प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं तो उसके ऊपर डबल लगेगा, बेच रहे हैं तो उसके ऊपर डबल लगेगा, गाड़ी खरीद रहे थे तो उसके ऊपर अलग के कैपेसिटी के लिहाज से अलग रेट्स लगेंगे। देन इस तरह की चीजें तो इस तरह की चीजें आती हैं। ठीक है। अच्छा, आप रिटर्न फाइल करते हैं। रिटर्न फाइल करने में क्या होता है कि जो वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई, ये सारी चीज़ें कि एक तो डबल रेट होता है और जब रिटर्न फाइल करते हैं तो उस पर सिंगल रेट हो जाता है। मतलब ये है कि अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं तो नॉन फाइलर पर 0.6% कटता है। 50,000 से अगर अबव कैश विड्रॉल करता है, अगर 50,000 के अंदर अंदर अगर नॉन फाइलर और फाइलर के लिए कोई टैक्स नहीं है। ठीक है। फाइलर के लिए तो वैसे भी नहीं है। अगर वो 50,000 या 1 लाख भी निकाले तो उसके ऊपर कोई टैक्स डिडक्ट नहीं होता, कोई विदहोल्डिंग डिडक्ट नहीं होती। लेकिन अगर नॉन फाइलर है तो 50,000 से अगर अंदर करता है तो विदहोल्ड नहीं होता। लेकिन अगर 50,000 से ऊपर करता है तो 0.6 डिडक्ट हो जाता है। तो इसी तरह अगर आपको प्रॉफिट सेविंग अकाउंट होती है, प्रॉफिट सेविंग अकाउंट में जो है वो जो आपका फाइलर है वो 15% पर टैक्स डिडक्ट होता है। बैंक जो डिडक्ट करता है वो 15% पर करता है, और जो नॉन फाइलर है उस पर 30% पर डिडक्ट करता है। अच्छा, मोटर व्हीकल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो नॉन फाइलर है उसके ऊपर जो उसकी अलग अलग स्लैब दिए हुए हैं कि अगर 850 सीसी जो है उसको फाइलर पर 10,000 रुपये लगेगा और नॉन फाइलर पर 30,000 लगेगा। फिर 851 से 1000 60,000 नॉन फाइलर, और फाइलर 20,000। और इसी तरह 1300 सीसी तक जो है वो 25,000 और नॉन फाइलर के लिए 75,000। इसी तरह 1600 सीसी और 1600 सीसी से 1800 सीसी है तो आपके ऊपर 1,50,000 से लेकर नॉन फाइलर पर जो है वो 4,50,000 है। इसी तरह 1800 का 2,000 सीसी तक जो है वो फाइलर के लिए जो है वो 2 लाख रुपए है, और नॉन फाइलर के लिए जो है वो 6 लाख रुपए है। अच्छा, सबसे मेन वजह ये है कि देखें, जब आप रिटर्न फाइल करते हैं, रिटर्न फाइल करने के बाद अब जो जुलाई से जो अभी इनकम जो अभी नया बजट आया है, बजट 2026, उस पर गया है कि जैसे आप रिटर्न फाइल करते हैं, आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करने जाते हैं, मूवेबल हो या इमूवेबल हो, एफबीआर ने एक क्लॉज डाला है
एक इसमें क्या होता है, इसमें आपको एक जब भी आप कोई परचेज दिखाएंगे तो परचेज प्रॉपर्टी परचेज या गाड़ी परचेज करने जाएंगे तो आपको उनको इलिजिबल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। एलिजिबल सर्टिफिकेट क्या चीज़ होती है कि आपके रिटर्न में या इनकम टैक्स रिटर्न जो आपने डिक्लेयर किया है, क्या उसके अंदर इतनी वेल्थ है या इतनी वेल्थ है कि आप प्रॉपर्टी को परचेज कर सकते हैं। इतना वाइड वाइड या वेल्थ आपका इतना है या इतना कैश है कि आप जो प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं या फिर गाड़ी परचेज कर रहे हैं, अगर वो आप एलिजिबल सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो आप परचेज कर सकते हैं। इन केस अगर आप नॉन फाइल दे रहे हैं और आपके पास एलिजिबल सर्टिफिकेट नहीं होगा तो टैक्स तो डबल डिडक्ट होगा, लेकिन आप प्रॉपर्टी की फिर भी आप जो है ना वो गाड़ी वगैरह परचेज नहीं कर सकेंगे। अभी प्रॉपर्टी पर इस तरह नहीं है, लेकिन मूविंग प्रॉपर्टी पर जरूर है। गाड़ी वगैरह या कार वगैरह जो भी परचेज करते हैं उस पर इस तरह जरूर है। ठीक है। तो सबसे मेन रीजन यही है कि अगर आप गाड़ी वगैरह हो गया या फिर बाइक वगैरह हो गई या कोई भी चीज़ आप परचेज करते हैं तो उसमें एलिजिबल सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा। गाड़ी पर जो है अभी ज़्यादा सख्ती हुई हुई है, बाइक पर अभी इस तरह का कुछ सिचुएशन डाला नहीं है, लेकिन आने वाले वक्तों पर इस तरह डाल देंगे। अच्छा, ये सब चीज़ें हो गई, ये आपको मैंने बता दी कि बेनिफिट्स क्या हैं और ड्रॉबैक्स क्या हैं नॉन रिटर्न फाइलिंग के लिए। लेकिन इन सब चीज़ों से हट कर सबसे मेन चीज़ जो है, रिटर्न फाइल अगर आप कर रहे हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं है। ये ये माइंडसेट से निकाल लें कि आपके पास नोटिस आएगा तो अगर मैं कर देता हूँ तो कोई आगे कोई प्रॉब्लम होगी या फिर जो एफबीआर जो है वो आपको नोटिस भेजेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं होता। सैलरी क्लास को परेशान नहीं करते। बिजनेस क्लास को भी जो है वो नोटिस भेजते हैं। अगर आप जो भी आपने डिक्लेरेशन की उसके पीछे एविडेंस या डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर देते हैं, देन उनको भी ज्यादा परेशान नहीं करते। सैलरी क्लास के लिए तो एक बाकायदा ऑर्डिनेंस में क्लॉज है, एग्जम्पशन है कि उनका उनके लिए ऑडिट नहीं खुलेगा, सिर्फ सैलरी परसेंट। अगर आपकी इनकम जो है वो सिर्फ सैलरीड है, अगर साथ में आपकी बिजनेस इनकम भी आ रही है और सैलरीड परसेंट सैलरीड इनकम भी आ रही है, तो देन उसके ऊपर जो है फिर उनको उनको जो है नोटिस आता है। और नोटिस आने के बाद भी अगर आप कंप्लाइंस करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि आगे आगे आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट करें। और अच्छा, मेन ये चीज ये है कि आप फॉर एग्जांपल अभी अगर आपके माइंडसेट में चल रहा है यार मुझे तो अभी कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी, तो देखिए कल कल को आपको जब भी खरीदना परचेज करना होगा तो आपके पास इतनी वर्थ या इतनी वेल्थ होनी चाहिए कि आप उसको परचेज कर सकें। अगर अभी से आप रिटर्न फाइल करेंगे, देखिए एकदम से तो सैलरी क्लास वाला ऊपर नहीं जा सकता। अगर आप अभी से रिटर्न फाइल करेंगे थोड़ा 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 वो आपकी वेल्थ बढ़ते 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 वो आपकी उस थ्रेशोल्ड में पहुंच जाएगी जिससे आप प्रॉपर्टी परचेज कर सके और आप उसको डिक्लेयर कर सके। सबसे मेन रीजन जो मैं समझता हूँ रिटर्न फाइल करने के लिए, मेन जो रीजन है वो रिटर्न फाइल करने के लिए वो ये है। ठीक है। अच्छा, डेट साइड ये बस जो है ये बस इतना ही है। जो मैं समझता था कि रिटर्न फाइल करना जो ये चीज़ है वो बहुत ज़रूरी है, अगर मैं समझता हूँ कि आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए। अच्छा, एनी फीडबैक या एनी क्यूरीज वगैरह हैं तो पूछ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल है, जी जी। आपने जैसे एक थ्रेशोल्ड बताया कि कौन कौन लोग फाइलिंग कर सकते हैं, करनी चाहिए, लेकिन रिसेंटली एफबीआर ने लोगों की सिम बंद करना शुरू करी थी। अब उसमें अगर कोई क्राइटेरिया में फॉल नहीं होता तो वो हम्म। क्या जवाब दे एफबीआर को कि भाई मैं तो फॉल ही नहीं कर रहा उस क्राइटेरिया में, तो मैं फाइलिंग क्यों करूं, या वो ज़ीरो के साथ ही उसकी फाइलिंग करें? अच्छा देखिए, आपका सवाल ये है कि जो अभी बिहार ने एक STROG निकाला था के तहत लोगों के नेम मेंशन किए थे और बाकायदा उनकी सिम ब्लॉक की थी। देखिए वो जो सिम ब्लॉक की थी वो बाकायदा उन्होंने STROG निकाला था, बहुत सारे ऐसे लिस्ट मेंशन किए थे। अच्छा, उसके बाद ये है कि अगर आप नॉन उसमें क्राइटेरिया नहीं करते, देखें अगर उनके पास एक उनके पास अगर पीछे से एक इंफॉर्मेशन होती है कि आपका आपकी इनकम जो है वो थ्रेशोल्ड से ऊपर है, या आपने एनटीएन नंबर लिया है और फिर भी रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, तो वो उनकी जो है वो सिम ब्लॉक कर रहे थे। एनी फर्दर क्यूरी? अच्छा, मेरा मेरा एक पॉइंट है सब लोगों से, कि अगर किसी को टैक्स फाइल करने के लिए, जैसे ना मेरे पास काफ़ी लोग पहले आए थे सेशन से पहले, कि वो टैक्स के हवाले से कि हमें टैक्स
के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, टैक्स फाइल करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होंगी। ठीक है, तो वो आप मे बी जिया से आप पूछ सकते हैं कि क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल किसी ने अगर अभी रिटर्न फाइल कराना है, तो रिटर्न फाइल करवाने के लिए रिक्वायरमेंट क्या होंगी, वो आप पूछ सकते हैं कि स्टेटमेंट अगर चाहिए तो कितने साल की स्टेटमेंट चाहिए, क्या चीज़ें चाहिए, ताकि वो रिटर्न फाइल करने के लिए आप लोगों के लिए वो बता सकें, आपको फिर गाइड कर सकें अगर आप लोगों में से किसी का ये सवाल है। क्योंकि मेरे पास काफ़ी इंडिविजुअल्स पहले आए थे कि रिटर्न फाइल करने के लिए ज़रूरत क्या क्या चीज़ों की है, तो वो आप पूछ सकते हैं आप जिया से। जी लतीफ भाई, अगर जैसा कि अगर कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट लिस्ट वगैरह चाहिए, मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। देन उसके बाद जो है जिनको उनको रिटर्न फाइल वगैरह करवाना हो तो आप उनको उनसे जो है वो शेयर कर दीजिएगा। मैं लतीफ साहब को जो है व्हाट्सएप पे जो है वो रिक्वायरमेंट्स लिस्ट सेंड कर देता हूँ कि सैलरी क्लास, बिजनेस क्लास और सैलरी ऑफ बिजनेस क्लास प्लस है, तो इनके लिए क्या रिक्वायरमेंट लिस्ट होती है, तो मैं इनसे शेयर कर देता हूँ। और कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर देता हूँ। अगर बेहतर समझते हैं तो रिटर्न फाइल जिस तरह के जितनी मैं मोटिवेशन दे सकता था, तो मैंने मोटिवेशन दी है कि आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए। और अब तो हर हाल में करना चाहिए कि जिस तरह के आगे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं एफबीआर, और जिस तरह की चीज़ इकोनॉमी वाइड डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जा रही है, तो आप रिटर्न फाइल ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, आप कॉन्टैक्ट नंबर भी और मैं जो भी रिक्वायरमेंट लिस्ट है वो लतीफ़ भाई से शेयर कर दूंगा, और जिसको इसको करवाना हो वो लतीफ़ भाई से वो ले सकते हैं। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था कि टैक्स फाइलिंग में बेनिफिट्स में आपने बताए, तो उसमें बिलिंग वगैरह में भी कोई उसका होता है बेनिफिट्स वगैरह, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी या गैस वगैरह के बिल होते जी देखिए, अगर आप फाइलर होते हैं और आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, अगर वो 1 लाख से एक्सीड करता है, सही है, तो उस पर आपके इनकम टैक्स विथहोल्ड किया जाता है। ठीक है, अब जब इनकम टैक्स विथहोल्ड किया जाता है तो उस पर क्या होता है कि अगर आप नॉन फाइलर है तो वो उसका जो विथहोल्ड किया जाएगा वो डबल रेट पर किया जाएगा, और अगर आप फाइलर हैं तो वो कम रेट पर किया जाएगा। अच्छा, अब जो आपका विथहोल्ड किया गया है फाइलर पे या नॉन फाइलर पे, वो आपका ज़ाया नहीं होगा। जब आप रिटर्न फाइल कर रहे होंगे तो वो उसको आप जो टैक्स विथहोल्ड हुआ है वो आप क्लेम कर सकते हैं। इसी तरह आपके एम्प्लॉयर जो है वो सैलरी जो जो नॉन सैलरी जो जो नॉन फाइलर है या रिटर्न फाइल नहीं करता है, तो वो देखें वो तो अपना आपकी सैलरी से अपना टैक्स डिडक्ट कर रहे हैं। वो एक लिहाज से आपके लिए लॉस हो रहा है। सही, जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो जाहिर है वो क्लेम हो रहा था, आपका सैलरी जितना प्रोपोर्शन आपकी सेविंग चल रही होती है, आप जितना भी आप एक्सपेंस शो कर रहे हो तो वो आपकी वेल्थ में इंक्रीज हो रहा होता है। इसी तरह जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, सेल फोन हो गया, या कहीं भी टैक्स विथहोल्ड होता है आपका, तो वो आप क्लेम कर सकते हैं क्योंकि आप उसके बेनिफिशियरी होते हैं। हैं। अच्छा, उसके लिए ज़रूरी होता है कि प्रॉपर्टी आपके नाम पे हो, क्योंकि बिल जिस जगह पे आ रहा होता है उसमें, जैसे आपके पास कोई बिल इलेक्ट्रिसिटी का आता है तो उसमें कुछ सीएनएससी रजिस्टर्ड होता है, तो उसमें ज़रूरी होता है या फिर नहीं कोई भी ऐसा बिल, ऐसा कुछ। नहीं ऐसा ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो आपके नाम पर हो या प्रॉपर्टी आपके नाम पर हो। हाँ, ये जरूर है कि अगर फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी बिल में जो नाम आ रहा होता है, वो फॉर एग्जांपल आप उधर टेनेंट है, तो आपको ऑनर से जो है वो लूप में लेकर कोई एक क्लेम कर सकता है उसका टैक्स। मतलब अगर ये है कि आप अपनी रिटर्न फाइल में क्लेम कर लें या फिर आपको ऑनर क्लेम कर लें, कोई भी एक कर सकता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो आपके नाम पर ही हो। बहुत कम जगहों पर इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपके नाम पर होता है। जैसे टेनेंट हो गया या फिर आपने किसी से घर परचेज किया है तो वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल उनके नाम पर ही चल रहा होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपके नाम पर ही होना चाहिए या प्रॉपर्टी आपके नाम पर ही होना चाहिए। कोई एक बंदा भी क्लेम कर सकता थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा है। जी सर, भाई हाँ। मैंने जो है पूछा था अपने ना प्रीवियस अपने कुलीग से, तो उन्होंने बोला था कि जिस तरीके से हमारी सैलरी का जो टैक्स है वो ऑलरेडी कट होके आता है, ठीक है, जी तो वो ज़ाया नहीं होता। सही है, वो एफबीआर पे जा रहा है वो टैक्स ना, तो जी उसके लिए बिल्कुल। ज़रूरी है कि हमें क्लेम करना भी पड़ेगा, रिटर्न फाइल भी करना पड़ेगा। जी, मैंने वही अभी अर्ज किया था कि देखें, एम्प्लॉयर जो है वो आपका सैलरी टैक्स डिडक्ट कर रहा है और एफबीआर में जमा करवा रहा है। अगर आप नॉन फाइल रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं तो ये आपके लिए जो है वो एक क्लास लॉस है कि आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं और उसको क्लेम नहीं कर रहे हैं। वो तो एफबीआर में जबकि जमा हो रही है, सही है? तो अगर आपकी टैक्स डिडक्ट हो रहा है तो आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए, जो आपकी सैलरी है वो डिक्लेयर करना चाहिए, और सैलरी पर जितना टैक्स बना है वो एम्प्लॉयर आपका डिडक्ट कर चुका है, वो आप क्लेम कर लेंगे। तो आपको एडिशनल टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब्जेक्ट टू कि आपके अगर अदर इनकम ना हो।
अगर अदर इनकम होती है तो देन उसके बाद जो टैक्स बनता है वो आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन सैलरी पर अगर आपका एम्प्लॉय डिडक्ट कर रहा है, सॉरी, अगर आपका एम्प्लॉय डिडक्ट कर रहा है तो वो जो है आप स्ट्रेट फॉरवर्ड वो उधर क्लेम हो जाएगा। सही है सर, थैंक यू। जी, एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, आई थिंक थैंक यू जिया, आपने सेशन दिया। किसी की कोई और क्वेरी होगी तो वो मुझसे भी पूछ लें। मैं इनसे जिया भाई से डायरेक्ट है, जिया भाई का कॉन्टैक्ट नंबर मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। अगर किसी को अपना रिटर्न के फाइल करवाने के हवाले से भी कोई सवाल करना हो तो वो भी फिर आप जिया से कर सकते हैं। ही विल बी देयर, ही विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, ताकि आगे अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो किसी भी हवाले से तो आप इनसे रब्ता कर सकेंगे। ठीक है, थैंक यू ठीक है, जिया। ठीक है, आई थैंक थिंक यू। आई थिंक इसको यहाँ पे एंड करते हैं सेशन को। थैंक यू। ठीक। अल्लाह हाफिज। Do do do